हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम लोग इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इससे पहले हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस पढ़ लिया है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जिसको कहते हैं टॉपिक, यानी श्वसन कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ब्रीदिंग क्या है और किस तरीके से प्रोसेस होता है। जैसे ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कैसे ये हो पाता है? सांस ले पाते हैं, सांस छोड़ पाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म आप लोगों को पढ़ना है ब्रीदिंग का। ठीक है, चलिए भैया, तो हम लोग अभी फ़िलहाल वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राइट? हाँ, चलिए, तो अभी फ़िलहाल ब्रीदिंग क्या है भाई, बताओ ब्रीदिंग क्या है? सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे, बिल्कुल सुधीर कनौजिया जी हो जाएगा। ब्रीदिंग सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एल्वियोलाई। ब्रीदिंग क्या सप्लाई करता है? जो ब्रीदिंग आप करते हो वो आपके एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और वहां से एलिमिनेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? जब आप सांस अंदर ले रहे होते हो तो वो ऑक्सीजन जाता है, और जब आप सांस छोड़ रहे होते हो तो वो एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो, सांस लेने में जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग प्रोसेस में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है इनहेलेशन, इनहेलेशन, और एक प्रोसेस आता है एक्सहेलेशन, यानी सांस छोड़ना। एक सांस लेना और सांस छोड़ना, एयर इन करना और एयर एक्सहेल करना। सांस अंदर लेते वक्त क्या क्या होता है वो चीजें पढ़ना है, फिर सांस बाहर छोड़ते वक्त क्या क्या होता है। तो ब्रीदिंग के लिए मेनली दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दो मसल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन कौन से हैं पता है? किसी को पता है तो बताइए। तो एक तो है आपका डायफ्राम, है ना? इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो पाएगा दोस्त। अब्दुल रहमान जी, आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, इससे ज़्यादा वॉल्यूम हो ही नहीं पा रहा है, देखो, है ना? इसको मैं इंक्रीज करूँगा, ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा। चलो ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा सा अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सुनो, ब्रीदिंग के लिए मेनली दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो डायफ्राम है, एक डायफ्राम है जो कि आपका जस्ट नीचे पाया जाता है, दोनों लंग्स के नीचे। ये डोम शेप्ड मसल जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। और दूसरा है इंटरकोस्टल मसल, है ना? है ना? क्या है? उसके बाद है आपका इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है? तो जो लंग्स के बीच में, जो आपके रिब्स के बीच में, हाँ, जैसे ये कोस्टल मतलब होता है ये रिब्स, और रिब्स के बीच में जो मांसपेशी पाई जाती है उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ठीक है, अगर आप इमेज में देखना चाहो तो ये वाला है इंटरकोस्टल मसल, दो रिब्स के बीच में जो पाया जाता है ये है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, यही दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इसी के एक्टिविटीज की वजह से आपका ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाता है, सांस अंदर आता है, सांस बाहर जाता है। ठीक है, अब आपको यह समझना होगा कि भैया इनहेलेशन के दौरान कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, कौन सा रिलैक्सेशन होता है, कब क्या होता है, ये चीजें आपको सीखना है। ठीक है, हाँ चलो, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग के लिए जो मांसपेशियां रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ऑकर्स एज रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, पार्टली वॉलंटरी और पार्टली इनवॉलंटरी। यानी कि जो आपका जब इंस्पायर करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है चेस्ट, यानी आपका चेस्ट फूलता है। हाँ, इससे क्या होता है? कुछ मस्कुलर एक्टिविटी होती है, कुछ मस्कुलर एक्टिविटी होती है, कुछ तो वॉलंटरी है जो कि हम अपने हिसाब से अपना उसका बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ज़्यादा, जैसे ज़्यादा सांस लिए तो कुछ मसल से जो अपने अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो कह रहा है द मेन मसल्स, मेन यहाँ से लाइन है, द मेन मसल्स यूज्ड इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग यानी कि नॉर्मल सांस लेने के लिए जो मेन मसल्स यूज होते हैं वो दो है। कौन कौन सा? एक है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, और दूसरा है डायाफ्राम। दूसरा है एक है चलिए, इंटरकोस्टल मसल। देखो भाई चौहान जी, इससे ज़्यादा वॉइस हो नहीं सकती, आप लोग अपना ईयरफोन लगा के पढ़िए, फिर आपके फ़ोन में फिर दिक्कत है, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉइस नहीं है। ठीक है, हमारे सिस्टम में भी दम नहीं है, ना ही मेरे गले में दम है।
चलो भाई, है ना। हाँ, अब एक होता है इंटरकोस्टल मसल और दूसरा होता है डायाफ्राम। कौन कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल्स ऑफ ब्रीदिंग में? तो एक होता है इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है डायाफ्राम। कह रहा है ड्यूरिंग डिफिकल्ट और डीप ब्रीदिंग, जब आप बहुत ज़्यादा गहरा सांस लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा गहरा सांस लेते हैं, है ना, तो दे आर असिस्टेड बाय मसल्स ऑफ द नेक। यहाँ पे आपका नेक का मसल, जब बहुत गहरा सांस लेते हैं तो गले पर भी असर पड़ता है, शोल्डर पर भी असर पड़ता है, एब्डोमेन पर भी असर पड़ता है, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग में इन चीज़ों पर असर नहीं पड़ता है। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए आपका कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? दो मसल्स, एक तो आईसीएम, सभी लोग कमेंट में बताइएगा क्या क्या है। एक है आईसीएम यानी इंटरकोस्टल मसल एंड दूसरा है डायाफ्राम, डायाफ्राम PHRAGM, डायाफ्राम, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं कि इंटरकोस्टल मसल क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, रिलैक्स होता है तो क्या होता है, ठीक है। हाँ, देखो भाई, इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है? इंटरकोस्टल मसल्स आपको मैंने इमेज में दिखाया, जो लंग्स के बीच में, सॉरी रिब्स के बीच में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। यानी रिब्स के बीच में पाई जाने वाली मांसपेशियां इंटरकोस्टल मसल कहलाती हैं, ठीक है। हाँ, कितने पेयर रिब्स पाए जाते हैं? 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। कैसे? तो देखो भाई, 12 पेयर अगर रिब्स है, 12 जोड़ी रिब्स है, तो उसके बीच में जो मांसपेशियां होंगी उसको काउंट करोगे तो 11 पेयर ही तो होगा। हाँ, इसीलिए 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी 12 पेयर ऑफ रिब्स जो होते हैं, 12 जोड़ी रिब्स के बीच में ये मसल्स पाए जाते हैं और उस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। ये 2 लेयर में अरेंज्ड होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन 2 लेयर। गेट लगा लेना, मेरा गेट लगा देना थोड़ा सा। गेट से हटा दो, बाहर का आवाज आ रहा था कुकर को। चलिए, किचन का खाना बनने का आवाज आ रहा था, चलो से डिस्टर्बेंस आ रही थी। इंटरकोस्टल मसल्स ये 11 पेयर्स में पाए जाते हैं। ये 2 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एक तो है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कैसे जाने? देखो, जब आप इसको जूम करके देखोगे, जब आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो इंटरकोस्टल मसल है इसमें 2 लेयर है। एक तो है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल जो अंदर वाला लेयर है, और ये बाहर वाला लेयर जो कि आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना। हाँ, तो ये बाहर वाला है जो उसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, और ये अंदर वाला को इंटरनल कहते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। तो मेनली 2 लेयर होता है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, ठीक है। हाँ, द फर्स्ट रिब इज फिक्स्ड, पहला रिब्स तो एकदम बिल्कुल फिक्स होता है, पहला रिब्स जो है ये एकदम बिल्कुल फिक्स होता है, इधर से एकदम फिक्स होता है। हाँ, एंड उसके बाद क्या होता है, देयरफॉर व्हेन द इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, दे पुल ऑल द अदर रिब्स टुवर्ड्स द फर्स्ट रिब। यानी कि अब सोचो कि जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंटरकोस्टल मसल संकुचित होगा, तो क्या होगा, ये सारे संकुचित होंगे तो ये ऊपर की ओर खींचता है, ऊपर की ओर खींचता है, सब फर्स्ट रिब्स की ओर खींचने का कोशिश करता है। कहां जाएगा? ऊपर की ओर खींचेगा। अच्छा, ऊपर की ओर खींचने की वजह से होगा क्या, जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फर्स्ट रिब की ओर जाएगा, खींचेगा, खींचने से होगा क्या कि चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, चेस्ट का साइज बढ़ जाएगा। अरे चेस्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी आपके याद रखना, इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर जब वो रिलैक्स होगा तो घट जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बढ़ जाएगा। जैसे आप सांस ले दो, उस समय वॉल्यूम बढ़ता है, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें सांस अंदर आता है, यस, हाँ, जगह अंदर का बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहा है, बिकॉज द शेप एंड साइज ऑफ द रिब्स, क्योंकि शेप और साइज रिब्स का ऐसा है कि दे मूव आउटवर्ड्स, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आउटवर्डली मूव करेगा, एंड पुल्ड अपवर्ड, बाहर की ओर, ऊपर की ओर, जैसे कि थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा। एनलार्जिंग थोरेसिक कैविटी, है ना, एनलार्जिंग थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, ओके। हाँ, अब बात करते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा तो ये
यही चीजें इमेज में दिखाई गई हैं कि देखो जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दिया। क्या किया? साइज बढ़ा दिया, जिससे अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। और क्या होता है फिर उससे फिर अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होता है भाई बताओ? तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाने से आपका फिर एयर इनहेल हो जाता है, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा। पहले तो आपने इंटरकोस्टल मसल का कॉन्सेप्ट देख लिया। देखो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। ब्रीदिंग में क्या होता है? सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वेलाई तक पहुंचता है। जब सांस बाहर छोड़ते हैं, एयर एक्सेल करते हैं या एक्सेलेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तो उस समय पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब इनहेलेशन और एक्सेलेशन के लिए मेनली दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के लिए। एक है इंटरकोस्टल मसल्स आईसीएम और दूसरा है डायाफ्राम। अब इंटरकोस्टल मसल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कितना पेयर पाया जाता है इंटरकोस्टल मसल? तो इंटरकोस्टल मसल दोस्त 11 पेयर। क्यों? बिटवीन द स्पेस ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं उसके बीच में आपके पाए जाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और ये दो लेयर में अरेंज्ड हैं, एक तो बाहरी वाला एक्सटर्नल है ना, और अंदर वाला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दो लेयर में अरेंज है, एक तो बाहरी वाला, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। फिर है फर्स्ट रिब इज फिक्स्ड, पहला रिब्स फिक्स्ड होता है। देयरफॉर जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या करता है? पुल ऑल द अदर रिब्स टुवर्ड्स फर्स्ट रिब की ओर खींचता है, जिससे जो आपका रिब्स का आउटवर्ड है ना, वो आउटवर्डली मूव करता है और पुल अपवर्ड यानी ऊपर की ओर खींचता है, जिससे आपका थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है। अब डायफ्राम का क्या होता है? डायफ्राम के बारे में पढ़ो तब मैकेनिज्म समझ में आएगा। डायफ्राम क्या होता है? तो डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर। डोम मतलब क्या होता है? गुंबद के आकार का संरचना है। गुंबद के आकार का संरचना होता है। देखो ऐसा ही कुछ है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है, ऊपर थोरेसिक कैविटी, ऊपर में लंग्स वगैरह पाए जाते हैं इस तरीके से। हाँ, तो वही बोल रहा है, जो कि सेपरेट करता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज को। क्या करता है? सेपरेट करता है थोरेसिक और एबनॉर्मल कैविटीज को। किसको सेपरेट करता है? थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज को। ठीक है। कह रहा है इफ फॉर्म फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड रूफ इट फॉर्म्स, यानी जो ये आपका जो डायफ्राम है, ये जो आपका डायफ्राम है आपने देख रहे हैं, ये डायफ्राम जो है ये सबसे पहली बात सेपरेट कर रहा है। अच्छा, थोरेसिक कैविटी का नीचे वाला सरफेस है, यानी रूफ हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। फ्लोर, डांस ऑन दी फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है? जमीन, और रूफ मतलब होता है छत। ठीक है। हाँ, रूफ टॉप होता है ना, रूफ टॉप यानी छत के ऊपर। तो ये आपका थोरेसिक कैविटी का फ्लोर कहलाएगा और एब्डोमिनल कैविटी का रूफ कहलाएगा, छत कहलाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे बोल रहा है कि इट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी थोरेसिक कैविटी का जमीन है ना, निचला हिस्सा, एंड रूफ ऑफ द, छत बनाता है एब्डोमिनल कैविटी का। कंसिस्ट अ सेंट्रल टेंडन से बना होता है, जो कि मसल फाइबर है, जो कि आपके लोअर रिब वगैरह, स्टर्नम वगैरह, वर्टिब्रल कॉलम से थोड़ा बहुत जुड़ा होता है। ठीक है। When the muscles of diaphragm is contract, जब डायफ्राम का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बताओ क्या होगा, है ना। ड्यूरिंग लाइव क्लासेस कुछ भी आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। लाइव क्लासेस के बाद आपको समय मिलता है, उस समय पे आप जो भी जनरल डाउट्स हैं वो पूछिए कि आपके एग्जाम है या क्या है, नहीं है उस, या तो पहले पूछिए। बीच के लाइव क्लास में डिस्टर्बेंस नॉट, अच्छी बात नहीं है। मैं इग्नोर करूंगा तो फिर आप मत बोलना कि यार मेरे कमेंट को आप देखते नहीं हो। ठीक है। चलो, क्लास के टाइम पे ओनली क्लास। कह रहे देखो क्या हो रहा है, When muscles of diaphragm is contract, जब मसल्स डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, संकुचित होता है, तो क्या होता है? द सेंट्रल टेंडन इज पुल्ड डाउनवर्ड टू द लेवल ऑफ T9, यानी एनलार्जिंग द थोरेसिक कैविटी इन द लेंथ। कहने का मतलब हुआ कि अगर डायफ्राम को संकुचित होता है तो वो कैसा शेप हो जाता है? देखो, जब वो डोम शेप्ड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेंटर की ओर आएगा, उसका एक्चुअल शेप ऐसा होता है तो वो सेंटर की ओर आता है, तो वो थोड़ा सा और फ्लैट हो जाता है, खिंच करके ऐसे नॉर्मली होता है तो वो ऐसे हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो फ्लैट हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पर फ्लैट हो गया है। जब संकुचित हुआ है तो यहाँ पे फ्लैट हो गया है, यहाँ पे फ्लैट हो गया है, यहाँ पे फ्लैट हो गया है। कारण जिससे क्या हुआ, जो आपका एक्चुअल में होना यहाँ चाहिए था वो हो गया यहाँ, उससे भी थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा ना। हाँ, तो ये थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ाता है अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब, और वही वापस से रिलैक्स होगा तो ये वापस से अपने पोजीशन एकदम डोम शेप्ड में बन जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। यानी कि जब इंटरकोस्टल मसल
और डायफ्राम रिलैक्स होता है तो थोरेसिक कैविटी का साइज घटता है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल नीचे की ओर आता है और डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। इससे क्या होता है, अंदर का स्पेस कम हो जाता है ना। हाँ, एंड यहाँ पर आपका जो आपके लंग्स के अंदर का बात करें, जब आप सांस लेते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपका इंटरकोस्टल मसल्स भी ऊपर की ओर खींचता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है और डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, हाँ, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब क्या कर रहा है, दिस डिक्रीजेज द प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी, जिससे थोरेसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर घटेगा, जाहिर सी बात है। एंड इंक्रीजेज इट्स एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज, जिससे एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज बढ़ जाएंगे। फिर इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एनलार्जिंग थोरेसिक कैविटी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जब इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरे थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ाता है। ठीक है, और साइज बढ़ता कब है आपको भी पता है, साइज बढ़ता कब है, जब आपका सांस आप लेते हैं तब। तो वही बोल रहा है, देखो पहले इंस्पायरेशन देखो, इंस्पायरेशन यानी सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना। सांस अंदर लेने के लिए क्या होना होगा, अंदर सांस अंदर लेते हो तो अंदर का स्पेस क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, सीना फूलता है या सीना पिचुक जाता है, बताओ आप लोग बताओ। सीना फूलता है, सीना, यहां से सुनना, यहां से मेन मैकेनिज्म है, यहां से मेन मैकेनिज्म है, बताओ, है ना, बढ़ता है, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है। बढ़ने के लिए क्या होता है, दो चीजें, एक है कि आपका इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दूसरा बताओ, दूसरा क्या होता है, डायफ्राम का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। बिल्कुल धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। चलो, कह रहा है व्हेन द कैपेसिटी ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड, इंस्पायरेशन में क्या होगा, बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का कैपेसिटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसका किसका, इंटरकोस्टल मसल आईसीएम का और उसके साथ साथ डायफ्राम का, उसके साथ साथ डायफ्राम का। यानी कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेशन मतलब है सांस अंदर लेने के दौरान थोरेसिक कैविटी का साइज बड़ा होता है। कारण क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों चीज कॉन्ट्रैक्शन याद रखना, संकुचित होता है ना, कौन सा, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, तो देखो भैया, संकुचित होने की वजह से द पेराइटल प्लूरा मूव्स विथ वॉल ऑफ द थोरेक्स एंड डायफ्राम। कहने का मतलब है, पेराइटल प्लूरा मतलब है लंग्स का आउटर मेम्ब्रेन, लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग पेराइटल प्लूरा कहते हैं, लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग पेराइटल प्लूरा कहते हैं। समझो, देखो यहाँ पे आपका लंग्स है, लंग्स का आउटर मेम्ब्रेन है जो कि रिब्स से जुड़ा होता है, तो वो जब रिब्स खींचेगा तो वो भी खींचेगा, जिससे लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। हाँ, तो वही बोल रहा है, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कह रहा है क्या होगा कि द पेराइटल प्लूरा मूव्स विथ वाल्स, यानी कि जो प्लूरा है लंग्स का मेम्ब्रेन है वो भी ऊपर वाल्स के साथ खिंचाएगा थोरैक्स के साथ, जिससे डायफ्राम के साथ, जिससे कि अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा लंग्स के अंदर। और आपको पता है कि अंदर का स्पेस जैसे ही बढ़ेगा, अंदर का ज़्यादा जगह होगा तो वहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर घट जाता है, वहां पे प्रेशर घट जाता है। तो कह रहा है दिस रिड्यूसेस द प्रेशर इन प्लूरल कैविटी, जिससे कि प्लूरल कैविटी में प्रेशर घट जाएगा, यानी कि जो आपके लंग्स के अंदर का स्पेस है वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर घटेगा। और प्रेशर घटेगा तो आपको पता है कि सांस अंदर की ओर आ जाएगा। जहां हवा का नियम है, हवा का क्या नियम है कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाता है, ज़्यादा प्रेशर से, है ना, कम प्रेशर की ओर जाता है, कम प्रेशर की ओर जाता है तो ज़्यादा से कम की ओर आएगा, है कि नहीं। हाँ, कैसे हुआ, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, इस दोनों के संकुचन से आपका थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है, जिससे लंग्स का साइज बढ़ जाता है। और जब लंग्स का साइज बढ़ता है तो अंदर का प्रेशर घटता है, प्रेशर घटने की वजह से हवा अंदर की ओर आ जाता है ना। आज की क्लास का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा और आपको जो बताऊंगा वो सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है अनु पंडित जी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा मैकेनिज्म है, इस वजह से। देखो, दिस रिड्यूसेस द प्रेशर इन प्लूरल कैविटी टू अ लेवल कंसिडरली लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर थोड़ा घट जाता है। द विसरल प्लूरा फॉलोज पेराइटल प्लूरा पुलिंग्स द लंग्स विद इट, यानी इससे लंग्स का अंदर का स्पेस बढ़ता है। एंड फिर उससे क्या होता है, दिस एक्सपेंड्स द लंग, देखो लंग्स एक्सपेंड करता है, एंड प्रेशर विद इन द एल्वेलाई एंड इन द एयर पैसेजेस वो कम हो जाता है, ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स, जिससे कि क्या हो जाता है, एयर ड्रॉइंग मतलब होता है एयर अंदर आना, लंग्स में अंदर आएगा एंड फिर इक्वलाइज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है,
हाँ सुना, बताता हूँ, देखो द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इज एक्टिव, एक्टिव प्रोसेस होता है एज इट नीड्स एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रेक्शन। सुनना, अब देखो ब्लैक स्क्रीन पे आ जाओ, कुछ नहीं आपको मैं समझाता हूं यहाँ का प्रेशर, यहाँ का क्या खेल है। एक बार चलो कमेंट में सभी लोग दिल बनाओ, देन मैं समझाऊंगा। चाहे कितना भी एकदम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आपको ऐसा रखना है कि नहीं मुझे समझ में आ रहा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलो देखना ये ट्रिक काम करेगा, अभी सबको समझ में आ जाएगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। अभी इन ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में सबसे पहला क्या होता है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। अच्छा इंस्पायरेशन को और किस नाम से जानते हैं, इनहेलेशन, इनहेलेशन। यानी इसमें क्या होता है, एयर अंदर की ओर आता है, एयर इन, यानी लंग्स के अंदर जाता है एयर। और एयर का नियम है, एयर का नियम है कि ये क्या, एयर का नियम क्या होता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर, कोई भी हवा है ना, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आता है कि नहीं। हाँ, ज्यादा P4 प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाना पसंद करता है, कम प्रेशर की ओर जाना पसंद करता है, हवा का नियम है। ठीक है, जैसे अगर बैलून में हवा भर दिए तो बैलून को जब पिचकाओगे तो बैलून के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, उसको दबाओगे और अगर उसका ठोप खुला हुआ है तो वहां से हवा निकलेगा बाहर, क्योंकि हवा का नियम ही है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवा फ्लो करता है। इतना बात याद रहेगा तो काम हो जाएगा, इतना बात याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंस्पायरेशन यानी इनहेलेशन, इनहेलेशन एयर इन, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवा आता है। अब देखो होगा कैसे, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के लिए पता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। चेस्ट कैविटी का साइज यानी लंग्स का साइज बढ़ता है ना। बढ़ने के लिए आपको पता है दोनों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। कौन कौन सा मसल्स, एक है ICM इंटरकोस्टल मसल, और एक है बताओ इंटरकोस्टल मसल के सिवाय और कौन सा है, डायफ्राम, एक है डायाफ्राम, DHRAGM, डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम, ये दोनों क्या होता है भाई बताओ, ये दोनों क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस दोनों का संकुचन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचित होता है तो क्या होता है बताओ, तो ओवर और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स का साइज, साइज बोल दो, साइज बढ़ता है, बढ़ता है। अच्छा बढ़ने, साइज बढ़ने से अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जगह बड़ा हो गया। ठीक है। हाँ, और जगह बड़ा हो गया तो बताओ प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है, देखो भाई जगह बड़ा है, जगह ज्यादा है तो हवा को ज्यादा स्पेस मिलेगा, हवा कम प्रेशर फील करेगा, कम प्रेशर फील करेगा, है ना। हाँ, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है, नियम ही होता है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्रेशर घटता है, यानी कि अंदर स्पेस बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा ना दोस्त। हाँ, अगर वही लंग्स को पिचका देंगे तो अंदर में प्रेशर बढ़ेगा, यहां पे प्रेशर घटना होता है। ठीक है, समझ रहे बात को। हाँ, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वेरी गुड, और प्रेशर इसका जस्ट उल्टा होता है, प्रेशर अंदर में घट जाएगा, प्रेशर अंदर में लंग्स के अंदर घट जाएगा। ठीक है। हाँ, और बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM आप समझ लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लंग्स, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होता है बताओ, लंग्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो प्रेशर है वो एयर का प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और लंग्स में कम हो जाता है। कारण क्योंकि लंग्स का चेस्ट एक्सपेंड कर गया, अंदर में साइज बढ़ा हो गया, तो हवा क्या होगा आपके एटमॉस्फेयर से, है ना, बिना किसी दम लगाए नॉर्मली भी हल्का हल्का सांस लोगे तो आपका क्या होगा, हल्का हल्का में भी आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये ज्यादा एयर है ना प्रेशर से, एटमॉस्फेयर से आपका एयर लंग्स के अंदर चला जाएगा। हाँ, समझ में आया, क्यों, ताकि अंदर इस दोनों का प्रेशर को इक्विलिब्रिएट किया जा सके, इक्विलिब्रेट कर सके। बहुत बढ़िया, अंकित जी को कॉन्सेप्ट पता है इसीलिए उनको समझ में आ भी गया होगा, समझ में आया।
देखो जिनको नहीं समझ में आया, दो बातें याद रखना, काम हो जाएगा। इंस्पिरेशन में आपका इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लंग्स का साइज बढ़ता है, लंग्स का साइज बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर घटता है, प्रेशर जहां घटेगा एयर उधर की ओर आएगा, तो एयर लंग्स के अंदर चला जाता है। और इसका जस्ट उल्टा एक्सपायरेशन में होगा। ये इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वापस से रिलैक्स होगा। और आपको पता है इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऊपर की ओर खींचता है, डायफ्राम भी फ्लैट हो जाता है। अब जब ये रिलैक्स होगा तो अपने वापस पोजीशन पे आएगा, इंटरकोस्टल मसल वापस से सिकुड़ेगा, डायफ्राम ऊपर से सिकुड़ेगा, तो इसको चाप देगा, वॉल्यूम घट जाएगा, अंदर का वॉल्यूम घटेगा, अंदर का स्पेस कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो अब बताओ एक्सपायरेशन में क्या होगा, यहीं पे लगे हाँ तो मैं एक्सपायरेशन भी लिख देता हूँ। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन यानी कि सांस बाहर निकालना। एक्सपायरेशन में क्या होगा बताओ, एक्सपायरेशन में क्या होगा, तो एक्सपायरेशन में जो आईसीएम है इंटरकोस्टल मसल है, एक सेकंड रुक जाओ, इंटरकोस्टल मसल है और उसके बाद डायफ्राम है, रुक जाओ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, ये चल नहीं रहा है सही से। चलो अब फिर से आप लोग को ब्लैक स्क्रीन लेके दिखाते हैं हम, ठीक है। अभी हम लोग एक्सपायरेशन देखते हैं, अभी तो इंस्पायरेशन देखें, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। सांस बाहर छोड़ने में उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इंस्पायरेशन में, तो यहां पे आईसीएम इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा, ये दोनों क्या होगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने से क्या होगा, सब पिचकेगा, रिलैक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो लंग्स का साइज घटेगा, घटेगा यानी कि वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही कम होगा, वॉल्यूम का उल्टा होता है, जैसे अंदर में पिचकेगा भाई, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, हाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में और लंग्स के अंदर का प्रेशर के कंपैरिजन में प्रेशर अंदर में ज्यादा हो गया, प्रेशर अंदर में ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया। हवा का नियम है ज्यादा से कम की ओर फ्लो करना, तो ये ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर फ्लो कर जाएगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर फ्लो कर जाएगा, यानी हवा बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में एक्सपायरेशन में। समझ में आया, हाँ यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है, वही चीज़ें लिखी हुई है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, डिफिकल्ट है, तो ये थोड़ा सा इसलिए आपको हार्ड लग रहा है। कितने लोगों 50% समझ में आया, कमेंट में दिल बना देना, 50% अगर समझ में आया। अब्दुल रहमान कह रहे सर आज मेरी एनिवर्सरी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हैप्पी एनिवर्सरी अब्दुल रहमान जी, फिर भी पढ़ रहे हैं, क्या बात है। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुनना सुनना, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और सुनना। क्या कह रहा है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में आपने क्या क्या होता है, कह रहा है व्हेन द कैपेसिटी ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज्ड, थोरेसिक कैविटी का कैपेसिटी बढ़ता है यानी वॉल्यूम बढ़ता है। कैसे, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसके किसके किसके, इंटरकोस्टल मसल के और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, तो जो लंग्स का आउटर मेम्ब्रेन है पेराइटल प्ल्यूरा, वो बाहर की ओर क्या कहता है, खींचता है, जिससे आपका डायफ्राम वगैरह के साथ, जिससे क्या हो जाता है, अंदर का प्रेशर घट जाता है। प्लूरल कैविटी यानी लंग्स के अंदर का जो लंग्स की कैविटी है उसके प्रेशर घट जाते हैं, रिड्यूसेस द प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। और नियम है कि भाई फिर उसके वजह से क्या हो जाएगा, एयर इन हो जाएगा। तो बोल रहा है लंग्स एक्सपेंड हो जाता है, लंग्स प्रेशर विद इन द एल्वेलाई कम हो जाएगा, जिससे ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स, लंग्स एयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एंड दिस प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस यानी इसमें थोड़ा एनर्जी खर्च होता है, ठीक है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इंस्पायरेशन लास्ट अबाउट 2 सेकेंड, आप सांस लेते हैं लगभग 2 सेकेंड के लिए, नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है। अब है एक्सपायरेशन, आ गया, हाँ जिसको नहीं आया क्लास दोबारा देखेगा समझ में आ जाएगा। चलो भाई, अब है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, यहां पे इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम, है ना, रिजल्ट्स इन, यहां पे इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है तो वापस से इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ेगा, डायफ्राम भी अपना सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे कि अंदर का स्पेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
तो रिजल्ट्स इन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिबकेज, हाँ रिबकेज थोड़ा सा अंदर की ओर धसेगा, है ना, एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स, लंग्स वापस से रिकॉइल हो जाएगा, अंदर से सिकुड़ जाएगा। एज दिस ऑकर, जिससे क्या हो जाएगा, द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर का प्रेशर एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि पिचकेगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाता है कि लंग्स का साइज बढ़ जाता है, दैट देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, हाँ, सो एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे कि आपका एयर बाहर की ओर निकल जाएगा। चलो, दे स्टिल कंटेन सम एयर, फिर भी आपके लंग्स में पूरा खाली नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ एयर बचता है जिसको कि लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है, हाँ। दिस प्रोसेस इज पैसिव, यानी कि जो आप सांस छोड़ते हो वो पैसिव है ना, क्योंकि वो रिलैक्स होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा प्रेशर लगता है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करो, आपको और क्लियरिटी आएगी, आपको और क्लियरिटी आएगी। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है ये वाला, और लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है कंटेंट का, इसको थोड़ा और आसान कर सकते थे तो मज़ा आता। चलो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डायफ्राम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डायफ्राम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। टू फिल्टर आउट डस्ट पार्टिकल, टू मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, टू प्रोड्यूस साउंड, हेल्प एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। आप लोग खुद ही जवाब दे दोगे। तो डायफ्राम हवा को अंदर और बाहर करने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के, है ना, आंसर बी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज प्रीमियरली कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। कौन से मसल से कंट्रोल होता है प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना वाला प्रोसेस किसके द्वारा होता है, एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल या दोनों। तो आंसर हो जाएगा दोनों, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, आंसर डी, आंसर डी करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज, ब्रीदिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीद इन, यहाँ पे ब्रीद इन होना चाहिए क्वेश्चन में, ब्रीदिंग ही नहीं, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ब्रीद इन, ब्रीद इन यानी सांस अंदर ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन। अगर ब्रीद इन, ब्रीदिंग में तो दोनों चीज आ जाता है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इसीलिए क्वेश्चन गलत है। ब्रीद इन कर रहे हैं तो वो इनहेलेशन कहलाएगा, वो इनहेलेशन कहलाएगा। चलो अब एक बार सुनना ध्यान से, एक पेज छूटा था ये वाला, साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, है ना। एवरेज रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 12 से 15 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक है, हाँ। इच ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेज, एक होता है इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, नॉर्मल फेज, है ना, इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है, सांस अंदर लेते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। देखो भाई मैंने क्या बताया, ब्रीदिंग में आपका एल्वेओल क्या कहते हैं, सांस अंदर भी आता है सांस बाहर भी जाता है, अंदर आता है तो ऑक्सीजन आता है, बाहर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। इसमें दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल 11 पेयर्स पाए जाते हैं, दो लेयर में होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एंड इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिब्स आपका क्या हो जाता है, ऊपर की ओर खिंचाता है, जिससे थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है। डायफ्राम ये एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। और डायफ्राम का जब संकुचन होता है, देखो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड होता है, सेपरेट करता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ को, एंड ये फ्लोर बनाता है, थोरेसिक कैविटी का जमीन बनाता है, एंड रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एंड याद रखना ये जब मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका नीचे की ओर डाउन हो जाता है, नीचे की ओर डाउन होता है, जिससे कि आपका थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, हाँ। एंड फिर आपका उसके वजह से प्रेशर घटता है अंदर में, ठीक है, डिक्रीजेस प्रेशर,
जिससे कि आपका क्या कहते हैं सांस अंदर हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिर इंस्पायरेशन में वही चीज़ें लिख रहा है, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रेशर अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है, जिससे सांस अंदर की ओर आ जाती है। एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिससे क्या होता है अंदर का प्रेशर कम हो, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से सांस बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है। चलो, तो फाइनली आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन अगला क्लास जो होगा कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल की क्लास अपने टाइम पर होगी, जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे, तो 8:30 बजे क्लास होगी। आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आप सभी लोग बने रहें, और शाम में भी क्लास होगी। ओके, थैंक यू।